दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज सरकार की तरफ से दो बड़े ऐलान हुए हैं और इन दोनों ऐलान के पीछे कई तरह के राजनीतिक खेल आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ चीजें अप्रत्याशित हैं तो कुछ चीजों की आशंका लोगों को पहले से दिखाई दे रही थी। लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरान इस देश की आम जनता की चिंताओं से कहीं ज्यादा राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। वोट बैंक की सियासत उनके लिए सर्वोपरि है। आज के ऐलान के साथ के काफी सारी चीजें साफ हो गई है। वरना इस देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, इस देश के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने का मुद्दा हो, इस देश के अंदर क्रोनिक कैपिटलिज्म से यानी सत्ता के चापलूस पूंजीवाद से छुटकारे का मुद्दा हो, इस देश के अंदर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल जैसे मुद्दे हो, इस देश के अंदर पर्यावरण का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे सत्ता और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों के लिए, कम से कम मौजूदा हुक्मरानों के लिए प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर नहीं है। ये बात आज कम से कम साफ हो गई। वैसे इसकी बुनियाद तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले पड़ी थी। कब पड़ी थी? जब पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की उम्मीद देश कर रहा था, उस वक्त कैबिनेट जाति जनगणना कराने का ऐलान कर रही थी। जाति जनगणना का कदम एक स्वागत योग्य कदम है। हमने भी लगातार अपने प्लेटफॉर्म से इस मांग को दोहराया है कि जाति जनगणना सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए और सरकार के पास एक ज्यादा मजबूत और ऑथेंटिक डेटा उपलब्ध कराने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टूल है और इसे कराया जाना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना का ऐलान ऑपरेशन सिंदूर के पहले करना, क्या ये मांग को डाइवर्ट करने, देश के अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिशें नहीं थी? खैर, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप की बातें, उनकी मध्यस्थता के दावे, ये सब अब पुरानी बातें दिखाई दे रही है। राजनीतिक तौर पर इन बातों को हम पुराना नहीं मान सकते, लेकिन सत्ता इसे पुराना मान रही है। और इन्हीं सब के बीच जब एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल, यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद जाति जनगणना की मांग करते हुए साथ साथ ये भी मांग कर रहे थे कि संसद का विशेष सत्र, स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाना चाहिए ताकि ट्रंप के दावे की भी पड़ताल हो सके। पहलगाम हमले के बाद भारत की जो परिस्थितियां हैं और भारत सरकार के जो दावे हैं और राष्ट्रीय एकता के प्रदर्शन के लिए संसद अपनी भूमिका का भी सार्वजनिक रूप से निर्वाह कर सके, इसके लिए वो लगातार मांग कर रहे थे कि विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब किसी संसद सत्र के 47 दिन पहले, जी हां, 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त पहले संसद सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। दरअसल विशेष सत्र बुलाने की मांग को डाइल्यूट करने के लिए, उस मांग से पीछा छुड़ाने के लिए मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान 4 जून यानी आज किया गया, जबकि मॉनसून सत्र के बारे में बताया गया कि ये 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा। अब मॉनसून सत्र होगा तो स्वाभाविक है कि सीज फायर से जुड़े सवाल आएंगे, स्वाभाविक है कि ट्रंप के दावे भी आएंगे, स्वाभाविक है कि जो सीडीएस अनिल चौहान ने जो बात कही कि फाइटर जेट गिरे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कही। उसके बाद की परिस्थितियों पर भी संसद में खुली चर्चा होगी और तब सरकार के लिए तथ्यों को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले आज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। संसद सत्र का ऐलान तो किया, लेकिन जाति जनगणना की तारीखों का भी ऐलान कर दिया और जाति जनगणना की अधिसूचना आज से 12 दिनों बाद यानी 16 जून 2025 को की जाएगी। उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी, नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा और जब जाति जनगणना का नोटिफिकेशन 16 जून को जारी होगा, उसके बाद अंतिम तौर पर जाति जनगणना मुकम्मल करने के बाद जो प्राथमिक आंकड़े, इनिशियल डेटा का प्रकाशन होगा, उसके लिए एक टेंटेटिव तारीख, एक तयशुदा तारीख की तरह रखा गया है 1 मार्च 2027 की तारीख। अब इसमें कई सारे झोल हैं। पहले तो सरकार जाति जनगणना कराने वाले को एक तरह से क्या-क्या बातें नहीं कहती थी। खुद प्रधानमंत्री ने ग्वालियर में क्या-क्या नहीं कहा था और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जाति जनगणना के नाम से वैसे ही चिढ़ते थे जैसे कहा जाता है कि सांड नाम का एक पशु है जो लाल कपड़ा देख करके भड़क जाता है।
लेकिन अंततः जाति जनगणना की मांग पर सरकार को झुकना पड़ा, राहुल गांधी के एजेंडे पर सहमत होना पड़ा और नीतीश कुमार ने बिहार में जो जाति जनगणना कराकर, कास्ट सर्वे कराकर जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर इस माहौल को मजबूती दी और उसके बाद इस एजेंडे को राहुल गांधी ने अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया, उसके बाद से सरकार के पास अब पीछे हटने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन क्या इतना सिंपल है कि जाति जनगणना की तारीखें सिर्फ सरकार ने भलमनसाहत के साथ 16 जून के नोटिफिकेशन की डेट तय की है? जी नहीं। आखिर 16 जून की तारीख यानी संसद के मानसून सत्र से तकरीबन 35-36 दिन पहले की तारीख क्यों दी गई? तो ये तारीख दरअसल इसलिए दी गई है ताकि संसद सत्र के पहले एजेंडे को बदला जा सके। विपक्षी दल, खासकर मुख्य विपक्षी दल और इंडिया अलायंस में जाति जनगणना का समर्थन करने वाले दल कम से कम ये पहलगाम हमले, ट्रंप के दावे, इन सब चीजों की जगह दूसरे मुद्दे में उलझ जाएं, इसलिए ये तारीख, नोटिफिकेशन की तारीख 16 जून तय की गई है। अब सवाल यह है कि जाति जनगणना जब विपक्ष मांग कर ही रहा है तो पहले क्यों तय किया गया और 1 मार्च 27 की तारीख क्यों तय की गई कि उस दिन प्रारंभिक डेटा आ जाएगा या उसके पहले आ जाएगा? तो इसके कई सारे कारण हैं। 1 मार्च 2027 तक बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, जहां जाति की राजनीति चरम पर है, उन सब के विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पिछली बार भी 10 मार्च को मतगणना हुई थी। इस बार जाति जनगणना का डेटा आने के पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव करा लिए जाएंगे और वोटर को इस मुगालते में रखने की कोशिश होगी कि जाति जनगणना कराकर सामाजिक न्याय की दिशा में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी हिंदुत्व के साथ साथ एक नया प्रयोग कर रही है। अब सामाजिक न्याय बीजेपी कितना कर रही है वो 11 सालों में आपने देखा कि कई सारी यूनिवर्सिटीज में ओबीसी की सीटों को एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल यानी उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले कहकर दूसरी कैटेगरी से भर दिया गया या फिर खाली छोड़ दिया गया। तो आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं उसमें राहुल गांधी के डिमांड पर जब सरकार झुकी गई तो क्यों ना संसद सत्र में पहलगाम और सीज फायर जैसे मुद्दे ना उठे और जाति जनगणना को लेकर विपक्ष उलझ जाए, ये बुनियाद क्यों ना रखी जाए? अब सवाल उठता है कि ये बुनियाद रखने के साथ साथ राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों को एक साथ किनारे लगाने की कवायद तो नहीं है। तो जरा इसकी तह तक जाने की कोशिश करें तो 2 महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। पहला कि जाति जनगणना के साथ साथ उपजाति गणना तो नहीं कराई जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों पर यदि यकीन करें तो जाति ही नहीं बल्कि उपजाति का कॉलम भी दिया जाएगा और जब उपजाति का कॉलम दिया जाएगा तो विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या होगी इसके बारे में अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जाति जनगणना के पीछे सरकार इतनी आसानी से सहमत नहीं हुई। भाजपा के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने बिहार की जाति गणना के समय भी इस मांग को दोहराया था कि उपजाति गणना भी साथ में होनी चाहिए और उपजाति गणना दोहराने के पीछे उनकी राजनीति को सभी समझते हैं कि नीतीश कुमार अपनी बिरादरी में पूरी बिरादरी के नेता ना होकर एक उपजाति के नेता हो जाएं और फिर दूसरी मजबूत उपजाति से भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा खड़ा कर सके। यही स्थिति लालू यादव और अखिलेश यादव के लिए भी पैदा की जाए कि उनकी उपजाति की तुलना में ज्यादा उपजाति की संख्या वाली बिरादरी से नेतृत्व उभारा जाए। ये कोशिश कम से कम आज की तारीख में विपक्ष को के दांव को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि बीजेपी किसी सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ है। कम से कम मैं ऐसा मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि सामाजिक न्याय के किसी एजेंडे को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। अब सवाल यह है कि इसमें विपक्ष क्यों आपत्ति करेगा? विपक्ष ने जाति गणना की मांग की है। आमतौर पर गणना में जब भी जनगणना होती है तो मैंने जनगणना करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से, पूर्व अधिकारियों से जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे बातचीत की तो उन सब ने मुझे बताया कि 29 कॉलम 29 कॉलम होते हैं जनगणना के पूरे फॉर्म में। अब जब जाति का कॉलम जुड़ेगा तो 30वां कॉलम जुड़ेगा और उपजाति का कॉलम जुड़ेगा तो 31वां कॉलम जुड़ेगा। तो बड़ा सवाल तो यह है कि 16 तारीख को जब नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में
30 कॉलम का जिक्र होता है या 31 कॉलम का जिक्र होता है या उससे भी एक आध कॉलम ज्यादा का जिक्र होता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को विपक्ष कैसे इस मुद्दे पर संसद में जाएगा और इस मुद्दे पर अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ेगा, इसको लेकर हमें 16 जून की तारीख की प्रतीक्षा करनी होगी। दूसरा, क्या नीतीश कुमार 16 जून तक भारतीय जनता पार्टी की मंशा को भांपते हुए 16 जून तक यानी अगले 12 दिनों तक एनडीए के अंदर टिकने के लिए तैयार होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। किसी को नहीं पता है नीतीश कुमार क्या करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार उपजाति गणना के लिए तैयार होंगे, कम से कम ऐसी बातें आसानी से गले नहीं उतरती। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस तरह से भी घेरना चाहती है और चुनाव में यह बात कहना चाहती है कि राहुल गांधी ने खुद बिहार के जाति गणना को, कास्ट सर्वे को फर्जी बता दिया था। यह फर्जी कास्ट सर्वे हुआ है। तो राहुल गांधी ने जब बिहार के कास्ट सर्वे को फर्जी बताया तो कांग्रेस पार्टी के इस दावे यानी राहुल गांधी के दावे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में यह कहते हुए जा सकती है कि भाई नीतीश कुमार के जाति गणना पर तो कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसीलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें बिहार भी शामिल है, उसको जोड़कर जाति गणना करा रहे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल होगा जिसमें नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई बचाव के लिए सामने आएगा, ये दिखाई नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बयान का नीतीश कुमार को चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगी, इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है। क्योंकि सबके मन में सवाल कौंध रहा है कि जब महिला आरक्षण बिल आनन फानन में विशेष सत्र बुलाकर पारित कराया गया और कहा गया कि अगले दशक से, अगले परिसीमन के बाद से लागू होगा, तो भला जाति गणना के लिए बिहार चुनाव के ठीक पहले जाति गणना कराकर राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने का एक नोटिफिकेशन निकालना, क्या यह नीतीश कुमार के दावे की को कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाने की कोशिश नहीं है? क्योंकि अगर 1 मार्च 2027 को जो जाति गणना का आंकड़ा आता है और बिहार में जो आंकड़े आते हैं, जो आंकड़े आए थे जाति गणना के, उस आंकड़े से ये थोड़ा भी अलग जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो 1 मार्च 27 के पहले तमाम बड़े राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी निपटा लेना चाहती है, खासकर उन राज्यों के जहां जाति की राजनीति अपने चरम पर होती है। और इन सब के बीच संसद में महत्वपूर्ण सवालों से बचने की परिस्थितियां कैसे पैदा की जाए, विपक्ष आपस में उलझ कैसे जाए, इसकी बुनियाद भी ये तैयार करने में लगे हुए हैं। कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और सबने देखा कि शरद पवार की पार्टी नदारद थी, आम आदमी पार्टी नदारद थी। तो आम आदमी पार्टी और शरद पवार की पार्टी जब यहां नदारद थी, जाति गणना की बात और जाति की राजनीति पर तृणमूल कांग्रेस का रुख इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से पहले से ही अलग दिखाई देता है। और अभी यदि बंगाल का चुनाव नहीं होता और वहां के 30-32% अल्पसंख्यक मतदाताओं को यह संदेश देने की मजबूरी नहीं होती कि वो इंडिया गठबंधन यानी मुख्य विपक्षी खेमे के साथ खड़े हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी इस गठबंधन के साथ टिकी होती, इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है, बहुत कम दिखाई देती है। बहुत मोटे तौर पर कहें तो मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार को यदि कांग्रेस पार्टी या मुख्य विपक्षी दल जितने ज्यादा दिनों तक चलने देगा, उतना ही ज्यादा विपक्ष के लिए रास्ते मुश्किल होते जाते दिखाई दे सकते हैं। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाली सरकार बनाने का है। बिल्कुल वैसे ही सरकार जैसी कभी चरण सिंह के नेतृत्व में बनाई गई, कभी चंद्रशेखर के नेतृत्व में बनाई गई, कभी इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनाई गई। मतलब एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाली सरकार, जिस सरकार के सहारे विपक्ष अपना सामाजिक न्याय के एजेंडे को भी लागू करा सके या कम से कम शुरू करा सके। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व और ब्रांड मोदी जो बीजेपी का उतार पर तो दिखता है, लेकिन इतना नीचे नहीं दिखता जिससे विपक्ष अपने आप को बहुत ऊपर ले जा सके, उस ब्रांड मोदी को किनारे भी लगाया जा सके। आज कांग्रेस पार्टी पता नहीं इस बात को कितना समझ रही है, लेकिन हकीकत यही है कि आज अगर केंद्र में वैकल्पिक सरकार की दिशा में नीतीश नायडू को साथ जोड़कर किसी के नेतृत्व में एक वैकल्पिक सरकार केंद्र में बना दी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कसमसाहट है, उस कसमसाहट में सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह किनारे कर दिए जाएंगे।
सत्ता की लगाम जैसे ही एक बार मोदी साहब के हाथ से छूटी, संघ भी एक्टिव हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा अभी सिर्फ आदेशपाल की तरह व्यवहार करने का आदी हो चुका है, उस सिस्टम के अंतर्गत अभ्यस्त हो चुका है, वो भी अपने तरीके से वैकल्पिक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इस रणनीति पर किस तरह से सोचते हैं, ये वही जाने। अब सवाल उठता है कि आखिर किन किन सवालों से भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व और केंद्र सरकार संसद का सामना करने से घबरा रही है, जरा उसे सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं। और जाति और उपजाति की संभावित गिनती को किस तरह से उससे बचाव के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो उन कारणों को जरा एक बार देखने की कोशिश करें। कई सारे सवाल हैं। पुराने कारणों, ये 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ 5 किलो राशन, वो सब छोड़ दीजिए। बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा भी पहले से चला आ रहा है, उसको भी छोड़ दीजिए। जो ताजा तरीन मुद्दे हैं, उसमें पहलगाम भी है, उसमें सीज फायर भी है, उसमें ट्रंप का दावा भी है, उसमें फाइटर जेट गिरने को लेकर स्पष्टीकरण भी है, उसमें सीडीएस का बयान भी है, और उसमें अब जाकर के 2-3 चीजें और जुड़ रही है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के विरोध के बावजूद उस समय तनाव के माहौल में विश्व गुरु का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, उस माहौल में पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का लोन सैंक्शन हो गया। अभी 2 दिन पहले की बात है, कल की बात है, 2 दिन पहले की नहीं, कल की बात है। 1 जून को प्रधानमंत्री एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन से मिल रहे थे और महज 48 घंटे के भीतर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया। $800 मिलियन दे दिए पाकिस्तान को। यही स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब G7 के सम्मेलन में भारत को नहीं बुलाया जाना, टैरिफ का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पर जब सरकार घिरती जा रही है, तो जाति और संभावित उपजाति की गिनती को लेकर विपक्ष को कैसे कंफ्यूजन में डाला जा सके, इसके लिए हाल फिलहाल में संसद सत्र के 35 दिनों पहले नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी की गई। तो इस पूरे खेल को देखकर कोई आसानी से समझ सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुत गहरे दबाव में है, और गहरे दबाव में होने की वजह से एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है जिसमें अपने को डूबते को तिनके के सहारे की तरह कोई एक फैसला क्लिक कर जाए, किसी एक फैसले से विपक्ष डाइल्यूट हो जाए, विपक्ष का मुद्दा डाइल्यूट हो जाए, देश का अटेंशन किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाए, वो परिस्थितियां पैदा हो जाए, ये कोशिशें मौजूदा सरकार कर रही है। वरना अगर जाति जनगणना करवानी होती तो 2021 में कराने में क्या दिक्कत थी? कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद 2021 के सेकेंड हाफ में या 2022 में कराने में क्या दिक्कत थी? आखिर 2025 में कराने की नौबत क्यों आ रही है? 3 सालों में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि जाति जनगणना नहीं कराई गई या सामान्य जनगणना नहीं कराई गई? कई सारे ज्वलंत सवालों का एक साथ जवाब देने से बचने के लिए, आपदा में अवसर जैसी परिस्थितियों के लिए हरदम ताक में रहने की कोशिशें मौजूदा सरकार की क्रेडिबिलिटी को, सरकार के इकबाल को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दे रही है। और जब सरकार सवालों के घेरे में हो, जब सिस्टम सवालों के घेरे में हो, जब कैबिनेट के अंदर के फैसले सवालों के घेरे में हो, जनता खुद को संशय की स्थिति में देख रही हो, मुख्य विपक्षी दल गोदी मीडिया में जगह ना पाने के बावजूद जनता के बीच जगह बनाते जा रहे हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रांड मोदी अब कितना डाइल्यूट हो चुका है। भूल जाइए 2013-14 की बातें, जब 56 इंच की छाती की बातें कही जाती थी। आज 2013-14 नहीं, आज 2025 है, और 2025 में जाति गणना के सहारे ज्वलंत सवालों से किनारा करने की कोशिश में बीजेपी की स्थिति कड़ाही से भागकर चूल्हा में कूदने जैसी तो नहीं बन रही। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल की परिस्थितियां तो यही है कि अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट है, सिस्टम में खलबली है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है, और मौजूदा नेतृत्व विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी येन केन प्रकारेण अपनी यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए हर वो चाल चलने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है, जहां से उसे छोटी सी धुंधली ही सही उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन क्या यह देश, 140 करोड़ का देश, भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम मुद्दों पर जगह बचाकर आगे निकलने का मौका देगा?
देखते जाइए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी देख रहे हैं, सत्ता भी देख रही है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।